नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे थे, बाकी बचे हुए 50 प्रश्न इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश कौन था। तो देखो, मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले संगम, फिर शालूब, तीसरे नंबर में आता है तुलु और चौथे नंबर में आता है अरविडू। तो ये क्रम आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था। तो तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। पिछले वाले वीडियो का शायद लास्ट क्वेश्चन था कि जो वीर नरसिंह था उसने जो है इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी थी। तो वीर नरसिंह वो जो है तुलु वंश का संस्थापक था, याद रखना, वीर नरसिंह। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तुलु वंश का शासन कब से कब तक था? तुलु वंश का शासन तो 1505 में इमाडी नरसिंह की हत्या हो जाती है और ये 1505 में तुलु वंश की स्थापना होती है, जो कि 1570 तक चलती है। तो तुलु वंश का शासनकाल 1565 से 1570 तक रहा। वहीं जो सालू वंश था जो 1505 में खत्म हुआ, वो शुरू कब हुआ था? 1485 में। मात्र 20 वर्ष उसका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर नरसिंह का समकालीन पुर्तगाली वायसराय कौन था। वीर नरसिंह जो कि तुलु वंश का संस्थापक था, इसके समकालीन पुर्तगाली शासक कौन था? तो देखो, वीर नरसिंह ने 1505 में सत्ता प्राप्त की। ये जो है 1509 तक शासक रहा, 4 वर्ष। तो इस कालावधि में भारत में जो पुर्तगाली बस्तियों का जो वायसराय था, गवर्नर था, वो था अल्मीड़ा। क्या नाम था? अल्मीड़ा, याद रखेंगे। तो जो अल्मीड़ा है, मतलब कि जो पुर्तगाली हैं, वो भारत में घोड़ों का भी व्यापार करते थे। तो पुर्तगालियों के साथ घोड़ों का व्यापार केवल विजयनगर साम्राज्य के साथ हो, इस कारण से अल्मीड़ा के साथ ये एक समझौता भी करता है, याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, ये केवल तुलु वंश का नहीं, पूरे विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक या फिर सर्वप्रतापी शासक था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। याद रखेंगे, तुलु वंश बोले या फिर क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य बोले तो कृष्णदेव राय इसका सबसे प्रतापी शासक था। तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को 4 बार युद्ध में परास्त किया था। तो देखो, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उनका उड़ीसा के गजपति शासकों के साथ लंबा संघर्ष चला था। बार बार उड़ीसा के गजपति शासक विजयनगर साम्राज्य पर अटैक करते और राजाओं को परास्त भी करते थे। तो जो कृष्णदेव राय था ना, उसने उड़ीसा के गजपति शासक जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार परास्त किया था, वो भी बुरी तरह से हरा दिया था। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस पुर्तगाली गवर्नर का मित्र था। तो देखो, जो वीर नरसिंह था वो अल्मीड़ा का समकालीन था। वहीं कृष्णदेव राय की बात करें तो इसका शासनकाल होता है 1509 से 29 तक, 1509 से 29 तक। तो इसके समय में अल्बुकर्क, ये जो है पुर्तगाली गवर्नर हुआ करता था, अल्बुकर्क। हालांकि और भी आए थे वायसराय, लेकिन अल्बुकर्क को याद रखना है। तो अल्बुकर्क के साथ इसने मित्रता की थी। किस कारण से की थी? तो घोड़ों के व्यापार के लिए। जो पुर्तगाली भारत में घोड़ा बेचने लाएंगे, केवल विजयनगर साम्राज्य को ही बेचेंगे, तो ऐसा समझौता ये लोग करते थे। तो अल्बुकर्क कृष्णदेव राय का मित्र था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो वो था बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा। तो उसमें इसने 2 हिंदू शासकों का जिक्र किया है, एक है राणा सांगा और दूसरा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को इसने भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय स्वयं किस भाषा का विद्वान था। तो देखो, विजयनगर साम्राज्य की भाषा अगर पूछी जाए ना, तो तेलुगु भाषा को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने दक्षिण की दूसरी भाषाओं को भी महत्व दिया था। लेकिन तेलुगु स्पेशल था और इनके समय में संस्कृत का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों का प्रसिद्ध पुर्तगाली व्यापारी और यात्री नुनिज ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। तो घोड़ों का व्यापारी था, साथ ही साथ ये यात्री भी था। कौन? नुनिज। कई बार पूछा गया है, कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया हुआ था। तो ये जो है अच्युत देव राय,
अच्युत देव राय, याद रखेंगे अच्युत देव राय, जो कि कृष्णदेव राय के बाद शासक बनेगा। तो इसके समय में ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1512 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के किस सुल्तान को परास्त कर रायचूर के दोआब पर अधिकार किया। रायचूर का दोआब ये जो है ना दक्कन में स्थित है, इसी के लिए दक्षिण भारत के शासक हमेशा लड़ते रहते थे। बहुत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था रायचूर का दोआब। तो 1512 में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के किस सुल्तान को परास्त किया और रायचूर के दोआब पर अधिकार किया। तो उस सुल्तान का नाम याद रखेंगे यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा पराजित कुली कुतुब शाह कहाँ का सुल्तान था। तो ये गोलकुंडा का सुल्तान था। देखो जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, ये सब बहमनी साम्राज्य से टूट कर बने राज्य थे। बहमनी साम्राज्य जो है 15वीं शताब्दी के अंतिम समय में टूटना शुरू हो जाता है और 5 भागों में टूट जाता है। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर। तो इनका भी जो है विजयनगर के साथ संघर्ष चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने लगभग संपूर्ण माफ़ी चाहूँगा यहाँ बह आना था, बहमनी है, ये मनी आ गया है, बह छूट गया। तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने लगभग संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को परास्त कर दिया था। तो कृष्णदेव राय, इसने लगभग संपूर्ण बहमनी साम्राज्य के राजाओं को परास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था। इसके समय में पुर्तगाली यात्री बहुत आए थे। क्यों? क्योंकि उस समय पुर्तगाली जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से आ रहे थे। 1498 में ही खोज हो चुकी थी भारत की समुद्री मार्ग की। तो जो डोमिंगो पायस है ये कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन है अमुक्त माल्यद या विश्व वित्तीय नामक तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे कृष्णदेव राय, जो कि तेलुगु साहित्य का प्रकांड विद्वान था, तो उसने इन ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय एक महान प्रशासक होने के साथ साथ एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी और विद्वानों का उदार संरक्षक था। इस कारण उसे कौन सा उपाधि दी गई थी। तो ये 2 बार आ गया है। तो इसे जो है ना इस कारण अभिनव भोज और आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। किस लिए दिया गया था कि वो खुद विद्वान था, विद्वानों को संरक्षक देता था, विद्या प्रेमी था, इस कारण से उसको अभिनव भोज और आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णदेव राय को समर्पित कन्नड़ भारत नामक ग्रंथ किसकी रचना थी। तो कन्नड़ भारत कृष्णदेव राय को समर्पित थी। कुमार व्यास इसके लेखक थे। कुमार व्यास, याद रखना, कुमार व्यास कन्नड़ भारत, जो कि कृष्णदेव राय जी को समर्पित थी। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों की मंडली को क्या कहा जाता था। तो ये बोला जाता था अष्टदिग्गज। बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टदिग्गज। तो इनको जो है मतलब जो कृष्णदेव राय है ना उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। उनमें से चुने हुए जो बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान थे उनकी संख्या थी 8, उनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कवि तेनाली रामकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबारी थे। तो ये कृष्णदेव राय के दरबारी थे कवि तेनाली रामकृष्ण, और अष्टदिग्गज में से एक थे। ये 8वें नंबर के दिग्गज थे, ध्यान रखेंगे, अष्टदिग्गज में थे, 8वें नंबर के दिग्गज थे तेनाली रामकृष्ण। इनको शॉर्ट में तेनाली रामा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पांडुरंग महात्म्य किसकी रचना है। पांडुरंग महात्म्य किसकी रचना है। तो तेनाली रामकृष्ण की ही रचना है पांडुरंग महात्म्य। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के किस दरबारी की तुलना मुगल शासक अकबर के दरबारी बीरबल से की जाती है। तो अकबर के दरबार में बीरबल रहा करते थे जो अपने हाजिर जवाब के लिए जाने जाते थे। तो तेनाली रामकृष्ण जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे, तो इनकी तुलना बीरबल से की जाती है क्योंकि तेनाली रामकृष्ण भी बीरबल के जैसे हाजिर जवाब थे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का सर्वाधिक उन्नति हुआ। तो ये कृष्णदेव राय के समय है, तेलुगु साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा किस नगर की स्थापना की गई। तो याद रखना नागलपुर, क्या नाम है, नागलपुर नामक नगर इन्होंने बसाया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कृष्णदेव राय ने अपने उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था। मतलब कृष्णदेव राय ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। तो कृष्णदेव राय का भाई था अच्युत देव राय।
इसने अपने भाई अच्युत देव राय को अपना क्या कहते हैं उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, घोषित किया था। अच्युत देव राय जिसके समय में नुनिज आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में महामंडलेश्वर नामक नवीन पद को सृजित किया गया? तो महामंडलेश्वर नामक नवीन पद का सृजन ये अच्युत देव राय के टाइम पर ही हुआ था। आगे देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने अच्युत देव राय को भीरू शासक कहा? भीरू मतलब डरपोक। तो ये नुनिज जो अच्युत देव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, घोड़ों का व्यापारी, तो उसने अच्युत देव राय को भीरू शासक मतलब डरपोक शासक कहा है। हालांकि जो अच्युत देव राय था ना, ये डरपोक नहीं था, इसने अपने शत्रुओं को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। सदाशिव ये आखिरी शासक था तुलु वंश का। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1542 से लेकर के 70 तक इसका शासनकाल था। 28 वर्ष इसने शासन किया था सदाशिव। अगला क्वेश्चन है, सदाशिव के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो तालीकोटा का युद्ध, ये इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अलावा इसके शासनकाल में कोई भी विशेष घटना नहीं हुई। तालीकोटा का युद्ध जिससे विजयनगर साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया या बर्बाद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध ये लड़ा गया था 1565 में। किनके मध्य? तो एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य और दूसरे तरफ था विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ। इस महासंघ में बहमनी साम्राज्य के 4 राज्य थे। बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था और अहमदनगर था। इसमें बरार शामिल नहीं था, ध्यान रखना, बरार शामिल नहीं था। बरार और अहमदनगर के बीच थोड़ा सा खटपट चल रहा था, इसीलिए बरार जो है इस महासंघ से दूर था। तो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर ये लोग जो है एक तरफ थे और एक तरफ था विजयनगर। तो इनके बीच लड़ाई हुआ 1565 में, जिसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर विरोधी महासंघ का नेतृत्व किसने किया? तो विजयनगर विरोधी महासंघ का नेतृत्व, जो 4 राज्य थे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, तो इसका नेतृत्व किया था अली आदिल शाह ने। अली आदिल शाह ये कहाँ का था? तो ये आपका बीजापुर का सुल्तान था अली आदिल शाह, तो इसने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तालीकोटा के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखो, विजयनगर और बहमनी के बीच में खटास इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के बीच युद्ध लगभग अवश्यंभावी हो गया था, युद्ध होना ही था। लेकिन अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो जो अली आदिल शाह था, इसने राम राय जो कि सदाशिव का करता धरता था, मतलब कि जो सदाशिव है ना वो कुछ नहीं करता था, सब कुछ राम राय करता था। तो अली आदिल शाह ने राम राय से रायचूर का किला और मुदगल का किला मांगा, लेकिन जो राम राय है उसने देने से मना कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, यही इसका तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने किया था। राम राय के हाथ में ही सारी सत्ता थी, सदाशिव कुछ नहीं करता था, सारी शक्ति राम राय के हाथ में ही होती थी। तो इसी के कारण ही युद्ध हो रहा था, युद्ध जो हो रहा था ना इसी के कारण हो रहा था। यही जो है बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे ना उनको आपस में लड़वाता भी रहता था। तो राम राय इसने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में राम राय की हत्या किसके द्वारा की गई? तो राम राय को ना घेर करके मारा गया, लेकिन किसने उस पर वार किया? तो हुसैन शाह जो कि अहमदनगर का था ये। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसको बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो युद्ध है ना वो राक्षसी और तगड़ी नामक 2 गांवों के बीच में हो रहा था, इसीलिए इसको राक्षसी तगड़ी, और इस क्षेत्र को बन्नी हट्टी भी बोला जाता है, इसी कारण इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, और इस एरिया को तालीकोटा भी बोला जाता है। तो 3 नाम, तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध, एक ही है। कब लड़ा गया था? 1565 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सदाशिव ने किसके सहयोग से पुनः अपना शासन प्रारंभ किया? तो देखो, जो सदाशिव है ना इसको युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, जो भी है वो राम राय कर रहा था। जब इसको पता चलता है कि हम युद्ध हार गए, राम राय मारा गया, तो ये जो है विजयनगर से सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर से इसको अपनी सत्ता स्थापित करने में तिरुमल उसने हेल्प किया था। तिरुमल, ध्यान रखेंगे, तिरुमल के सहयोग से इसने फिर से अपना शासन प्रशासन शुरू किया था। 1565 में युद्ध लड़ा गया था। कब? 1565 में। और सदाशिव जो है आगे 5 वर्ष तक फिर से शासन करता है जैसे तैसे। तो और जो विजयनगर है ना, जो इनकी राजधानी है, उसको पूरी तरह से लूट लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है जो विजयी सेना थे उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सदाशिव ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो पेनुकोंडा,
याद रखना, पेनुकोंडा, इसको इसने अपनी नई राजधानी बनाई, पेनुकोंडा को, तिरुमल के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के चौथे है, ये छोटे नहीं है, चौथे, विजयनगर साम्राज्य के चौथे राजवंश अरविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने किया था? तिरुमल ने। देखो, तिरुमल जिसने सदाशिव की सहायता की थी, उसी ने मौका पा करके सदाशिव को हटा दिया और खुद राजा बन गया, क्योंकि उसको लगा कि ये तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, कुछ आता जाता नहीं है, तो उसको हटा दिया, खुद राजा बन गया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक का स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था? तो ये कौन था? वेंकट द्वितीय। याद रखेंगे, वेंकट द्वितीय, ये अरविडु वंश का शासक था और अरविडु वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इसकी गणना की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये देवराय या फिर कृष्णदेव राय के समान शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी अरविडु वंश के जितने भी शासक हुए उनमें ये थोड़ा ठीक ठाक था, वेंकट द्वितीय। तो इसने जो है जो स्पेन के शासक था फिलिप तृतीय, उसके साथ पत्र व्यवहार किया और वहाँ से ईसाई पादरी भारत भेजने की मतलब कि विनती की थी। तो वेंकट द्वितीय याद रखना। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये याद रखेंगे, श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय ये अंतिम शासक था विजयनगर साम्राज्य का और अरविडु वंश का। ये आखिरी कब तक इसका शासन था? तो 1652 तक ये शासन कर रहा था। हालांकि कोई मतलब बहुत बड़ा एरिया इनके अधिकार में नहीं था, छोटा सा क्षेत्र था जिसमें ये लोग शासन कर रहे थे। बाकी जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर कई सारे नए नए राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जो पहले इनके अधीन होते थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कंदाचार किस विभाग को कहा जाता था? तो ये बोला जाता था सैन्य विभाग को, कंदाचार। याद रखेंगे, बिल्कुल ही अलग शब्द है कंदाचार, तो ये सैन्य विभाग को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो भू राजस्व की दर ना एक समान नहीं थी, अलग अलग हुआ करती थी भू राजस्व की दर। तो कुछ स्थानों पर 1/3 होता था और कुछ स्थानों पर 1/6 होता था। तो हम बोल सकते हैं कि भू राजस्व की दर 1/3 से 1/6 के बीच होती थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहा जाता था? तो राजा को राजा नहीं कहते थे, ये लोग राय कहते थे। देखो, कृष्णदेव राय, देव राय, इस टाइप से, तो राय कहा जाता था राजा को। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था? तो ये करवाया था अच्युत देव राय ने। अच्युत देव राय याद रखेंगे, अच्युत देव राय। तो इसने जो है अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में करवाया था अच्युत देव राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था क्या थी? आयंगर व्यवस्था, तो ये जो है ना, जो गांव होता था ना, उसके शासन संचालन के लिए जो अधिकारीगण होते थे उनको आयंगर कहा जाता था। तो गांव के शासन संचालन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जो कि गांव के ही लोग होते थे, तो इन्हीं को आयंगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापार किनके हाथों केंद्रित था? तो व्यापार जो है ना, चेट्टी वर्ग, चेट्टी याद रखेंगे, चेट्टी वर्ग, चेट्टियों के नियंत्रण में था व्यापार। और जब पुर्तगाली आते हैं ना, तो फिर इनसे पूरा व्यापार छीन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस समय तो आ ही गए थे वैसे पुर्तगाली, तो धीरे धीरे चेट्टियों के हाथ से निकल रहा था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर लिया जाता था, किस प्रकार का विवाह विवाह कर से मुक्त था? तो देखो, विजयनगर साम्राज्य में ना, अगर आप विवाह करते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन एक प्रकार का विवाह कर मुक्त होता था। तो कौन सा विवाह कर मुक्त होता था? तो अगर आप किसी विधवा से विवाह करते हैं तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे। तो ये अच्छी चीज़ थी कि कोई विधवा से विवाह करता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन ये जो विवाह कर है ना, ये अपने आप में ही थोड़ी सी बेकार चीज़ थी। हालांकि ये उस समय अलोकप्रिय कर माना जाता था और कृष्णदेव राय ने इस कर को हटा दिया था। मतलब कि जनता में ये करना पसंद नहीं किया जाता था, तो कृष्णदेव राय ने इसको हटा दिया था, विवाह कर को। और विधवा विवाह, उस पर कोई कर नहीं लगता था। विजयनगर साम्राज्य में बड़वा किन्हें कहा जाता है? बड़वा किन्हें कहा जाता था? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था, मतलब कि उत्तर भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का जिसका वजन 52 ग्रेन होता था, क्या कहलाता था? तो ये वर्राह कहलाता था, सोने का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का। और इसी सिक्के को बाहरी लोगों द्वारा हूण, पैगोड़ा और परदौस जैसे नामों से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों को खरीदे बेचे जाने को क्या कहा जाता था? मतलब कि दास व्यापार। दास व्यापार को क्या बोला जाता था? बेसवाग। तो दास व्यापार भी प्रचलित था, तो इसको बेसवाग बोला जाता था। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि
किस प्रथा के अनुसार सेनापतियों को निश्चित कर के एवज में कुछ क्षेत्र प्रदान किया जाता था? तो इसको बोला जाता था अमरम। मतलब कि जो सेनापति है ना, उनको निश्चित कर के बदले में कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, भूमि दे दिया जाता था, तो उस भूमि को कहा जाता था अमरम। और ये पूरा प्रथा जो है अमरम प्रथा कहलाती थी। और जिस व्यक्ति को वो भूमि मिलता था, अमरम मिलता था, उसको बोला जाता था अमर नायक। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस पर चर्चा की। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जा करके मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे हेमंत बघेल क्लासेस, तो आपको मेरा चैनल वहाँ मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।